नगरीय भूगोल के इस वीडियो के माध्यम से आज अपन अर्बन ज्योग्राफी में विशेष करके जो नगरीय भूगोल है उसमें नगरीय आकारिकी, अर्बन मॉर्फोलॉजी, नगरीय आकारिकी एवं नगरों का विकास, अर्बन मॉर्फोलॉजी एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स, विशेष करके अर्बन ज्योग्राफी में अपन इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। यानी नगरीय आकारिकी का अर्थ, मीनिंग ऑफ द अर्बन मॉर्फोलॉजी और इसके नगरों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के जो नगर के स्वरूप हैं उसको जो ढालने वाले कारक हैं उनके माध्यम से नगरों का जो विकास होता है तो उनका अपन चर्चा कर रहे हैं। नगरीय आकारिकी, नगरीय आकारिकी का मतलब है अर्बन मॉर्फोलॉजी, नगरों के आकार से, यानी नगरीय आकारिकी का अर्थ क्या होता है। नगरीय आकारिकी कहते हैं किसको है, मीनिंग ऑफ द अर्बन मॉर्फोलॉजी, यानी नगर का जो नगरीय आकारिकी, यानी नगर का आकार कैसा है, आकार से क्या तात्पर्य है, नगरीय आकारिकी से क्या तात्पर्य है। तो मीनिंग ऑफ द अर्बन मॉर्फोलॉजी अर्थात नगरीय आकारिकी का अर्थ, इस संदर्भ में यदि इसका मीनिंग समझें तो नगर का जो गठन है या उसका स्वरूप है, नगर का गठन एवं उसका स्वरूप, नगर का गठन व स्वरूप, उसकी जो संरचनात्मक आकारिकी है, स्ट्रक्चर, संरचनात्मक आकारिकी एवं विकास से संबंधित एक विषय वस्तु है यह। यानी जो नगरीय आकारिकी है वो नगर का गठन या स्वरूप, उसकी संरचनात्मक आकारिकी एवं उनके विकास से संबंधित एक विषय वस्तु है। यानी गठन या स्वरूप शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो जीव विज्ञान विषय में किया गया था, बायोलॉजिकल विषय में किया गया था, जीव विज्ञान विषय में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। और जो हिंडन नाम का एक विद्वान था, उन्होंने इन्होंने जो इसका अभिप्राय समझाते हुए लिखा भी था कि यह पौधों और जंतुओं के रूप, पौधों और जंतुओं के रूप तथा संरचना का विज्ञान है। और सर्वप्रथम भूगोल में डडले स्टम्प ने गठन या स्वरूप को परिभाषित करते हुए इस प्रकार से बताया था। डडले स्टम्प ने परिभाषित करते हुए बताया कि यह रूप या संरचना जो है विज्ञान है और विकास से संबंधित है, जो रूप प्रदान करता है, जो रूप प्रदान करता है। इस प्रकार से नगरीय भूगोल में नगर के गठन के अंतर्गत उससे विभिन्न कार्यों के क्षेत्रों में नगर के बसाव स्थान, उसके कार्य क्षेत्रों तथा जो भवनों पर पड़ने वाला जो प्रभाव है उनका, और नगर के आकार पर प्रभाव जो डालने वाले कारक हैं वो, और नगर के बसाव पर मानव संस्कृति और जो रूढ़ियों तथा रीति रिवाजों का प्रभाव तथा नगर के जो विभिन्न प्रकार के जो उपलब्ध विभिन्न नगर के में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं उनकी पारस्परिक स्थिति का आकलन तथा अध्ययन किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि नगरीय भूगोल में जो नगर के गठन के अंतर्गत उसके विभिन्न कार्यों के क्षेत्रों, यानी कि नगरीय भूगोल में नगर के गठन के अंतर्गत उसके विभिन्न कार्यों के क्षेत्रों, नगर के बसाव की स्थानों, जो बसाव स्थिति है और उसके कार्यों, क्षेत्रों तथा उनके मध्य में मकानों पर प्रभाव और नगर के आकार एवं प्रभाव के
जो प्रभाव के बदलने वाले जो कारक हैं, प्रभाव पर जो कहने का मतलब नगर के आकार पर प्रभाव डालने वाले जो कारक हैं उनका, और नगर के बसाव पर मानव संस्कृति, रूढ़ियों व रीति रिवाजों का प्रभाव तथा नगर में उपलब्ध विभिन्न कार्य क्षेत्रों की पारस्परिक स्थिति का आकलन तथा अध्ययन किया जाता है। ये इस नगरीय भूगोल में एक नगर के गठन एवं नगर की आकारिकी से अपने अर्थ लगा सकते हैं कि नगर का गठन या स्वरूप उसकी संरचनात्मक आकारिकी एवं विकास से संबंधित एक हमेशा से ही विषय वस्तु रहा है। कहने का मतलब है कि नगरीय भूगोल में जो नगर के गठन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य क्षेत्र आते हैं, उनके बदलते स्थान और उस स्थान पर कार्य करने वाले क्षेत्रों, भवनों पर प्रभाव, नगर के आकार पर प्रभाव डालने वाले कारक है, नगर के बसाव पर मानव संस्कृति, रूढ़ियों तथा रीति रिवाजों का प्रभाव तथा नगर के अंदर उपलब्ध विभिन्न कार्य क्षेत्रों की पारस्परिक स्थिति का जो आकलन है वो उनमें अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से नगर जो मानव मस्तिष्क की एक अभूतपूर्व उपज है। कहने का मतलब है नगर मानव मस्तिष्क की एक अभूतपूर्व उपज है। नगरीय केंद्र न केवल धरातल पर एक अद्वितीय रंग का निर्माण करते हैं, यानी कि नगरीय केंद्र न केवल धरातल पर एक अद्वितीय रंग का निर्माण करते हैं, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक अनुपम देन भी प्रदान करते हैं। एक सांस्कृतिक दृष्टि से एक अनुपम देन भी देते हैं। किसी भी बड़े नगर में उससे जो बाहरी परिप्रेक्ष्य है या बाहरी परिवेश है तथा आंतरिक भाग में बहुत एक यूं समझिएगा अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। एक किसी भी बड़े नगर में और उसके बाहरी परिवेश में, किसी भी बड़े नगर में और उसके बाहरी परिवेश में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। उसके जो आंतरिक भाग है वो और बाहर वाला भाग है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर होता है, और जिसको अपने यूं कह सकते हैं कि यह अंतर है उसके जनसंख्या के घनत्व, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या के घनत्व, जनसंख्या घनत्व और मकानों के घनत्व, जनसंख्या का घनत्व और मकानों के घनत्व तथा आकार प्रसार, उनके मकानों का जो आकार है उसका प्रसार है, कितने रूप में फैली हुई है, और व्यापारिक प्रतिष्ठानों, जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनको तथा कारखानों आदि की दृष्टि से भी परिवर्तित दिखाई देता है। जो परिवर्तन है वो दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब है कि जो अंतर देखा जाता है उसके जनसंख्या के घनत्व, मकानों के घनत्व के आधार पर है और उसके आकार विकार के आधार पर है। विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक जो नगरों के जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वह दुकानें हैं, उनके आधार पर नगरों का जो एक अंतर दिखाई देता है या परिवर्तन दिखाई देता है। कुछ नगरों में कहीं पर व्यापारिक प्रतिष्ठान या दुकानें ही अधिक दिखाई देती हैं, कई नगर ऐसे होते हैं जिसमें प्रतिष्ठान ज्यादा होते हैं, दुकानें ज्यादा होती हैं, और जिसमें दुकानें होती हैं, जबकि अन्य नगरों में कारखाने व रिहायशी मकान होते हैं जिसको रिहायशी एरिया बोलते हैं, वो ज्यादा दिखाई देते हैं। कुछ में तो कारखाने होते हैं, कुछ में रिहायशी मकान होते हैं और कुछ में दुकानें होती हैं, अलग अलग है। तो अलग अलग रूप से देखी जाती हैं। नगर की कुछ भूमि में जो बाग बगीचे भी होते हैं, नगरों के कुछ भूमि में बाग बगीचे होते हैं जो नगर के लिए एक फेफड़ों का कार्य करते हैं, जबकि दूसरी ओर जो मतलब बाग बगीचे होते हैं वो तो नगर के फेफड़ों का कार्य करते हैं, जबकि दूसरी ओर गंदी बस्तियां पनपती हैं नगर में। दूसरी ओर क्या है, स्लम्स जिसको बोलते हैं हमने, गंदी बस्तियां वो पनप जाती हैं नगरों में। तो गंदी बस्तियां पनपती हैं और कहीं पर मकानों का
बाहरी स्वरूप बड़ा आकर्षण होता है। नगरों का जो बाहरी स्वरूप है वो आकर्षित होता है। कहने का मतलब है कि बाहरी स्वरूप है वो आकर्षक होता है। और तो कहीं कहीं पर भी मकान है वो या जो घरों की स्थिति है वो बहुमंजिले होते हैं। मकान है वो बहुमंजिले भी होते हैं। इसलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड लेवल पर ले तो एक मंजिले और बहुमंजिले मकान जो आर्थिक संपन्नता के द्योतक भी होते हैं। यदि एक मंजिल और बहुमंजिल ये क्या है, आर्थिक द्योतक भी होते हैं। कि बहुमंजिल है इसका मतलब है कि कुछ संपन्नता को प्रदर्शित करते हैं, जबकि एक मंजिल है तो वो कम संपन्नता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या है, आर्थिक स्वरूप का एक द्योतक है, आर्थिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से आर्थिक संपन्नता के भी द्योतक होते हैं। और कहीं पर सड़कें बहुत चौड़ी होती हैं और कहीं पर सीधी होती हैं और मकानों से कहीं पर दूर स्थित होते हैं, कहीं पर सड़कों के नजदीक स्थित होते हैं। तो दूसरी ओर जो सड़कें होती हैं वो रिहायशी मकानों में या दुकानों में प्रवेश करने वाली होती हैं। तो कहीं पर बस्तियों के जो क्षेत्र हैं, बस्तियों के क्षेत्र हैं वो कारखानों की स्थिति से एक सटे हुए होते हैं या दूर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सड़कें जो संकड़ी रिहायशी मकानों में दुकानों का प्रवेश, कहीं बस्तियों के बीच कारखानों की स्थिति, ये आदि सभी नगर के गठन व स्वरूप को दर्शाते हैं। ये नगर के गठन व स्वरूप को दर्शाते हैं। कहने का मतलब ये है कि नगर की भूमि पर विभिन्न प्रकार के किए गए उपयोग ही उस नगर का भूमि उपयोग कहते हैं। और इस प्रकार नगर में विभिन्न भूमि उपयोग है वो क्षेत्र द्वारा बनाए जाते हैं, क्षेत्र द्वारा बनते हैं और जिन्हें हमें नगरीय क्षेत्र या कार्य क्षेत्र भी कह सकते हैं। यानी कि नगर मानव मस्तिष्क की एक महत्वपूर्ण उपज है। नगरीय क्षेत्र न केवल धरातल पर एक अद्वितीय रंग का निर्माण करते हैं, अद्वितीय रंग का निर्माण करते हैं, वरन सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक अनुपम देन भी ये देते हैं। किसी भी बड़े नगर में उसके बाहरी परिवेश तथा आंतरिक भाग में बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी भी बड़े नगर में उसके बाहरी परिवेश तथा आंतरिक भाग में बहुत बड़ा अंतर होता है। और यह अंतर उसकी जनसंख्या के घनत्व, मकानों के घनत्व, उनके आकार प्रकार, नगरों में जैसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों और कारखानों आदि की दृष्टि से भी एक परिवर्तन दिखाई देता है। कुछ नगरों में कहीं पर व्यापारिक प्रतिष्ठान या दुकानें अधिक दिखाई देती हैं, जबकि कुछ नगरों में कारखाने या रिहायशी मकान दिखाई देते हैं। और नगर की कुछ भूमि में यदि देखें तो बाग बगीचे, जो क्या होता है, नगर के लिए फेफड़ों का कार्य करते हैं ये बाग बगीचे। जबकि दूसरी ओर स्लम्स, जिसको गंदी बस्तियां बोलते हैं, गंदी बस्तियां पनपती हैं और कहीं पर मकानों का एक बाहरी स्वरूप आकर्षक होता है, तो कहीं मकान बहुमंजिले भी होते हैं। यानी कि एक मंजिले और बहुमंजिले मकान आर्थिक संपन्नता के द्योतक भी हैं। कहीं पर सड़कें बहुत चौड़ी होती हैं और सीधी और मकानों से दूर स्थित है। तो दूसरी ओर सड़कें संकड़ी रिहायशी मकानों में दुकानों का प्रवेश, यानी रिहायशी मकानों में दुकानों का प्रवेश और कहीं बस्तियों के बीच में कारखानों की स्थिति आदि सभी नगर के गठन व स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। नगर की भूमि पर विभिन्न प्रकार के किए गए जो उपयोग है, इस उपयोग को ही उस नगर का भूमि उपयोग कहते हैं। और इस प्रकार नगर में विभिन्न भूमि उपयोग क्षेत्र बन जाते हैं और जिससे हम नगरीय क्षेत्र पर कार्य क्षेत्र, जैसे हम नगरीय क्षेत्र या कार्य क्षेत्र भी इसको कह देते हैं।
आर ई डिकिंसन ने नगर के स्वरूप की व्याख्या करते हुए उनका डिफाइन करते हुए बताया कि डिकिंसन, अकॉर्डिंग टू डिकिंसन, अब आर ई डिकिंसन ने नगर के स्वरूप की व्याख्या करते हुए क्या बताया कि आर ई डिकिंसन ने बताया कि स्वरूप नगर की योजना और निर्मित क्षेत्र से संबंधित होता है। स्वरूप नगर की योजना एवं उससे संबंधित एक क्षेत्र होता है। आर ई डिकिंसन कहते हैं कि स्वरूप नगर की योजना और निर्मित क्षेत्र से संबंधित होता है, जिसकी व्याख्या और अध्ययन उसकी जो उत्पत्ति है, उनकी उत्पत्ति, विकास और कार्य के संबंध में किया जाता है। कुल मिलाकर के इस प्रकार एक डिकिंसन महोदय ने नगरीय स्वरूप की व्याख्या करते हुए कुछ डिफाइन किया है। और मर्फी, आर ई मर्फी भी इसी के समकालीन है, जो नगरीय स्वरूप को किस प्रकार से बताया कि नगरीय स्वरूप का अध्ययन प्राय विभिन्न आकारिकी का विकास, उसका वर्तमान नगर के जो प्रकारों का अध्ययन या नगरीय क्षेत्रों की जो समावधि है उनके विकास से संबंधित होता है। और नगर के प्रादुर्भाव या उसके स्वरूप का प्रभाव, यह इन बातों पर अध्ययन किया जाता है या इन बातों पर अध्ययन होता है। नगरीय स्वरूप एवं गठन को एक बहुउपयोगी परिभाषित करते हुए, बहुउपयोगी परिभाषा देते हुए एक विद्वान ने अच्छा लिखा है कि नगर के गठन में नगरीय प्रदेशों की प्रकृति का एक विवरण होता है। यानी कि नगर के गठन में नगरीय प्रदेशों की प्रकृति का एक विवरण होता है। इसी के साथ नगरों के कार्य, उनके स्वरूप और पारस्परिक स्थिति व उनके आपस में संबंधों को पहचाना जाता है। तो इस प्रकार से नगर एक मानव मस्तिष्क की उपज माना है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न तरीके से अपने भिन्न भिन्न तरीके से डिफाइन करके बताने की कोशिश भी की है। कुल मिलाकर के जो विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक अंतर्निर्भरता में जो किसी भी नगरीय क्षेत्र के भौतिक आकलन का एक मध्य बिंदु होता है और विवरण प्रस्तुत करती हैं ये सभी बातें, इनसे स्पष्ट होता है कि नगरीय गठन के अंतर्गत नगर के कार्य क्षेत्रों का एक जो आवागमन के मार्ग होते हैं, आवागमन कार्य क्षेत्रों, आवागमन के मार्गों, नगरीय इमारतों, उनके प्रारूपों और नगर के जो ढांचागत जो क्षेत्रीय विकास होता है उनका अध्ययन किया जाता है। ढांचागत विकास का अध्ययन किया जाता है और नगर का यही ढांचा, यही स्ट्रक्चर, यही निर्माण नगर की उत्पत्ति, विकास व उसके कार्यों की सहज अभिव्यक्ति करता है। अपन ने नगरीय गठन का एक स्वरूप समझा, इनकी परिभाषित कुछ विद्वानों द्वारा आर ई डिकिंसन के अनुसार, आर ई मर्फी के अनुसार जो किस प्रकार से इन्होंने शब्दों के माध्यम से अर्बन मोर्फोलॉजी एंड इट्स ग्रोथ ऑफ टाउन्स, यानी नगरों का विकास किस प्रकार से होता है, जो नगरों के स्वरूप व गठन जिसको बोलते हैं अपने नगरों के स्वरूप व गठन, उनके बारे में अपन ने उसका अर्थ समझा, मीनिंग समझा। द मीनिंग ऑफ द अर्बन मोर्फोलॉजी, यानी उसका स्वरूप और गठन कैसा है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। अब ये नगर के स्वरूप व गठन को जो कुछ फैक्टर होते हैं वो प्रभावित करते हैं, यानी कि फैक्टर इफेक्टिंग द अर्बन मोर्फोलॉजी ऑफ सिटी, नगर के स्वरूप व गठन को प्रभावित करने वाले कारक कह सकते हैं हमें। नगर के स्वरूप व गठन को कुछ कारक प्रभावित करते हैं और ये नगर का गठन है वो दो प्रकार से होता है। एक तो अनियमित विकसित नगर होते हैं और एक नियोजित नगर होते हैं। यानी कि नगर के स्वरूप व गठन को प्रभावित करने वाले कारकों में अपन नगर का गठन है वो सबसे पहले टाइप से वो दो प्रकार का होता है। एक तो अनियमित विकसित नगर होते हैं, यानी नियमित नहीं होते हैं, अनियमित होते हैं।
अब अनियमित विकसित नगर कौन कौन से होते हैं? ये वे नगर हैं, अनियमित जो विकसित नगर है ये वे नगर हैं जिसका विकास अनियोजित, मिश्रित और अनियमित तरीके से हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जिन नगरों का विकास अनियोजित और मिश्रित और अनियमित तरीके से होता है उसको अनियमित विकसित नगर कहा जाता है। इनमें जैसे गलियां संकरी होती हैं और मकान बद्दे प्रकार के होते हैं, बद्दे मकान, गलियां संकरी, घुमावदार और विभिन्न प्रकार की जो घुमावदार सड़कें वो पनप जाती हैं। कहने का मतलब है कि मकान, बद्दे मकान, गलियां व संकरी, घुमावदार सड़कें पनप जाती है इनमें। और नगर का ऐसा विन्यास नगर का ऐसा विन्यास नगरवासियों को जीवनोपयोगी जो सुविधाएं होती हैं, जो जीवन में हमेशा जो उपयोगी वस्तुएं होती हैं, सुविधाएं होती हैं, वो सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल पुरानी दिल्ली, मुजफ्फरनगर, ये जैसे लखनऊ है, ये सब क्या है? प्राचीन क्षेत्र है। लखनऊ का एक प्राचीन क्षेत्र है, पुरानी दिल्ली का मुजफ्फरनगर है, पुरानी दिल्ली का मुजफ्फरनगर और लखनऊ का प्राचीन क्षेत्र, ये आगरा का पुराना क्षेत्र है, आगरा का पुराना क्षेत्र। ये सारी सारी अनियमित व विकसित नगर को दर्शाती हैं। यानी कि उनमें विकास है वो अनियोजित और मिश्रित अनियमित तरीके से हुआ है। और बद्दे मकान, गलियां व सड़कें घुमावदार, ये सारी इसमें विशेषताएं झलकती हैं। तो कुल मिलाकर के नगर का ऐसा विन्यास नगरवासियों को जीवनोपयोगी सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं होता। दूसरा आता है इसका ऑपोजिट, नियोजित नगर, यानी प्लानिंग के तहत जिसको अपने नियोजन तरीके से बसाए हुए नियोजित नगर कह सकते हैं। नियोजित नगर अर्थात इन नगरों का विकास सुनियोजित ढंग से पूर्व निर्धारित भूमि उपयोग के क्षेत्रों में, पूर्व निर्धारित भूमि उपयोग के क्षेत्रों में बनावट की एकरूपता के आधार पर नगर का गठन सुंदर और व्यवस्थित रूप से संपूर्ण सुविधाएं जो जताते हुए इनका निर्माण किया जाता है, इनका विकास किया जाता है। उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़ है, पेरिस है, लंदन है, नई दिल्ली है, जयपुर है, भुवनेश्वर है, वाशिंगटन है, कैनबरा है, बंगलोर है। ये कुछ भारत के नगर हैं, कुछ विश्व लेवल पर है। जैसे लंदन ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया राजधानी है, चंडीगढ़ अपने पंजाब हरियाणा की राजधानी है, पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है। तो ये कुछ राजधानी नगर हैं। जयपुर है वो अपने राजस्थान की राजधानी है, भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी है, जैसे वाशिंगटन है अमेरिका, वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी है। ये सब क्या है? ये सारे नियोजित नगर हैं। यानी इन नगरों का विकास है वो सुनियोजित ढंग से पूर्व निर्धारित भूमि उपयोग के क्षेत्रों से एवं बनावट की एकरूपता के आधार पर नगर का गठन सुंदर व व्यवस्थित रूप में सुविधाएं जताते हुए किया गया है। कहने का मतलब है कि एक व्यवस्थित रूप में संपूर्ण सुविधाएं इसमें मिलती हैं। और इन जो दोनों नगर हैं, जैसे अनियोजित और नियोजित, इन दोनों नगरों के संरचना पर जो कारक है वो अत्यधिक जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसमें भी जैसे प्राकृतिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है, कुछ प्रकृति द्वारा है, कुछ मानव निर्मित है। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों नगरों की जो संरचना पर कुछ कारक अत्यधिक प्रभावकारी होते हैं। तो अपन उसे नगर के स्वरूप व गठन को प्रभावित करने वाले कारकों को जान लेते हैं। जैसे प्राकृतिक कारक लेते हैं। नंबर 1 पर है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक जैसे अपन ने दो नगर, विशेष करके नगरों के गठन के प्रकार जाने, दो नगर, एक तो अनियोजित और एक नियोजित। अब प्राकृतिक कारक में, इसमें प्राकृतिक कारक जैसे धरातल है, एक पानी की उपलब्धि है,
समतल भूमि की उपलब्धि है, ढाल प्रवणता है, एक सुरक्षा है, उनके आधार पर जो नगर की संरचना सुनिश्चित होती है वो प्राकृतिक कारक होते हैं। इसमें जैसे धरातल, पानी की उपलब्धि, समतल भूमि की उपलब्धि, ढाल प्रवणता, सुरक्षा आदि के आधार पर नगर की संरचना सुनिश्चित की जाती है। नदी किनारे या समुद्र तट पर, नदी के किनारे या समुद्र तट पर नगर के विकास व उत्पत्ति पर विशेष एक प्रभाव पड़ता है। यदि कोई नदी के किनारे पर या समुद्र तटीय नदी पर जो नगर के विकास किया जाता है, उसकी उत्पत्ति होती है, तो उसका एक विशेष प्रभाव होता है। पर्वतीय क्षेत्रों पर नगर, जैसे अपने पर्वतीय क्षेत्रों में फॉर एग्जाम्पल नेपाल में काठमांडू है, तो मैदानी भाग का नगर यदि दें तो इलाहाबाद है। यानी मैदानी भाग का नगर तो हो गया भारत का इलाहाबाद, और पर्वतीय नगरों में काठमांडू। ये कुछ उदाहरण हैं जिसमें प्राकृतिक कारक को दर्शाते हैं। इलाहाबाद यानी ऐसे काठमांडू और इलाहाबाद, इन दोनों के स्वरूप व संगठन में एक अंतर स्वाभाविक है, नेचुरल है। दोनों में, एक में मकान दूर दूर ढाल का ध्यान रखते हुए बनाए गए हैं काठमांडू में, जबकि दूसरे में इलाहाबाद है तो उसमें समतल भूमि का पूर्ण उपयोग किया गया है। और यदि राजस्थान लेवल पर ले, अपने छोटे लेवल पर, तो आमेर की जो पहाड़ियां हैं, आमेर की पहाड़ियों की तरफ जयपुर नगर है, उसका सांस्कृतिक विकास अधिक हुआ है। जबकि दक्षिण पश्चिमी इसका जयपुर का जो जयपुर नगर है वो आमेर की पहाड़ियों की जो तरफ है, जो उनका एक संकुचित विकास हुआ है, यानी कि उसका थोड़ा कम विकास हुआ है। जबकि समतल भूमि जो दक्षिण पश्चिम भाग में समतल भूमि है, वहां पर जयपुर का एक आशातीत विकास हुआ है। कहने का मतलब दोनों में अंतर हो गया। एक तरफ तो आमेर की पहाड़ियां हैं, उनकी तरफ तो जयपुर का नगर का विकास कम हुआ है, और दूसरी तरफ समतल भूमि है, उनका विकास ज्यादा हुआ है। इस प्रकार से प्राकृतिक कारक भी नगर के स्वरूप व गठन को प्रभावित करते हैं। जैसे धरातल है, पानी की उपलब्धि है, समतल भूमि है, ये ढाल प्रवणता है, सुरक्षा है, ये नगर का जो संरचना है वो सुनिश्चित होती है इससे नगर की। अब आता है दूसरा सांस्कृतिक कारक, मानवीय कारक कह सकते हैं अपने इसको। सांस्कृतिक कारकों में नगरवासियों के जो सामाजिक रीति रिवाज है, उनके विचार हैं, रूढ़िवादिता है, वो धर्मावती बोलते हैं अपने धर्मों के अनुसार, तो धर्म है, सड़कों हैं, रेल मार्ग हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, नगरीय दीवारें होती हैं, जो नगरीय दीवारों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, नाभिकीय व्यापारिक केंद्र, सीबीडी बोलते हैं अपने, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के नाभिकीय व्यापार केंद्र, तथा इस प्रकार के सांस्कृतिक जो उत्पादों का भी नगरों पर प्रभाव पड़ता है। नगर का आर्थिक ढांचा यदि देखें तो मौलिक व अमौलिक गतिविधियों पर आधारित होता है। मौलिक व अमौलिक गतिविधियों पर आधारित होता है। कहने का मतलब यह है कि सांस्कृतिक कारक नगर को स्वरूप व गठन को भी प्रभावित करते हैं, और इन कारकों में नगरवासियों के जो सामाजिक रीति रिवाज, विचार, रूढ़िवादिता, धर्मांधता, सड़कों, रेल मार्गों, धार्मिक संस्थाओं, नगरीय दीवारों, विशेष करके औद्योगिक प्रतिष्ठानों, नाभिक व्यापारिक केंद्रों, जो इस प्रकार के जो सांस्कृतिक उत्पादों का प्रभाव पड़ता है, नगर का आर्थिक ढांचा, नगर का आर्थिक ढांचा, क्योंकि मौलिक व अमौलिक गतिविधियां इन पर आधारित होती हैं। एवं सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना क्या दिखाती है? उसकी ऐतिहासिक संरचना को प्रदर्शित करती है सामाजिक संरचना। तो ये भी एक नगरों को प्रदर्शित करती है सामाजिक संरचना। तो ये भी एक नगरों को प्रदर्शित करने में अपने सहायक कारक होती है। तो इस प्रकार से सामाजिक संरचना ये भी एक नगरों को प्रभावित करने में अपना योगदान प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार से सामाजिक संरचना हुई, ये विभिन्न प्रकार के जो पृष्ठभूमि पर आधारित होती हैं, और दोनों ही प्रकार के जो नगर की जो भूमि उपयोग है
और उनका कार्य क्षेत्र है उन पर प्रभाव पड़ता है। कार्यों का विकास मध्य के जो नाभिक क्षेत्र है उस पर अत्यधिक होता है, बीच का क्षेत्र। नगर के जो कार्यों पर आधारित जो समीप में फैली हुई कृषि भूमि है उनको हड़प करके और नगर का विन्यास और उनका प्रकार है वो संपन्न हो जाता है और नगर के व्यापारिक उपयोग की जो भूमि है वो अधिक मूल्यवान हो जाती है, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों पर स्थित भूमि या मुख्य जो विभिन्न प्रकार के जो इसमें उत्पाद होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो वस्तुओं का निर्माण होता है वो नगर में एक ही स्थान पर कई कार्य संपन्न होते हैं और विकसित हो जाते हैं और उनका प्रभाव नगर के स्वरूप व गठन पर पड़े बिना नहीं रह सकता। जो रिहायशी क्षेत्रों के बीच में दुकानें पनप जाती हैं, जिनसे अपने पीछे बात आई थी, डिकिंसन ने प्राकृतिक क्षेत्रों के शब्द का इस्तेमाल करके संबोधित किया था और नगर के इस प्रकार के कार्यों व भूमि उपयोग के जो आधार पर उनके जो नाभिक केंद्र हैं, उनके सेंट्रलाइजेशन है, उनकी सीबीडी है, उन केंद्रों के बाहरी क्षेत्रों तक नगरीय प्रदेश या भूमि उपयोग प्रदेश एक जिसको पनप जाते हैं, प्रदेश से फैलने लगते हैं और नगर का विकास वास्तव में उसके कार्यों का विकास या जनसंख्या का विकास ज्यादा होता है और इन कार्यों या भूमि उपयोगों का जनसंख्या प्रखंडों के आधार पर नगर को एक जिसको बोलते हैं विभिन्न खंडों में विभाजित किया जाता है, उसके सेक्टर होते हैं। जैसे नगरीय खंड बोलते हैं उसको, अर्बन जोन की संज्ञा दी गई है इनको। नगरीय जनजीवन का केंद्र बिंदु उसका केंद्रीय भाग होता है और यह केंद्रीय भाग ही नगर के स्वरूप व संगठन को प्रभावित करता है। कुल मिलाकर के भूगोलवेताओं ने नगर के गठन व स्वरूप को ही केंद्रीय घटनाओं को ध्यान में रखते हुए नगर को 3 मुख्य भागों में बांटा है, जिसमें एक तो कोर जोन अर्थात केंद्रीय भाग, यानी कि डिकिंसन महोदय ने ये 3 नाम दिए हैं, 3 सेकेंद्रीय गठन क्षेत्र का नाम दिया है, जिसमें पहला है केंद्रीय भाग, कोर जोन नाम दिया है इसका, केंद्रीय भाग। जैसे दूसरा नाम दिया है आउटर रिंग, यानी बाह्य क्षेत्र, दूसरा है बाह्य क्षेत्र। और इस प्रकार से 3 जो नाम दिए डिकिंसन ने, तीनों नाम के नगरों के स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। और एक है उपबस्ती का विकास, सैटेलाइट डेवलपमेंट कहा है।